शर्मा जी, यही आपसे भी एक सवाल था एक्चुअली। तनेजा जी ने बात बिल्कुल ठीक रखी कि देखिए डीएनए अलग है। आप बीपीसीएल, आईओसी और एचपीसीएल, इसी को ही अगर आप बेहतर कंपनी बनाना चाहते हैं ना, आपको बहुत कुछ करना भी बाकी है। ये जो इंटीग्रेशन की आप बात बोल भी रहे हैं, ये इस तरह के सिनेरियो में कितना ठीक आपको लग रहा है कि जस्टिफाइड हो जाएगा? सरकार कोशिश भी कर दे जब आपके ऑयल प्राइसेस ऊपर हो, ग्लोबल थोड़े से टेंशन हो, और साथ ही एक रीस्ट्रक्चरिंग की जो पहल है एक ही कंपनी के साथ, तो ज़्यादा बेहतर नहीं होता? अभी जो तनीजा जी ने बोला है और जो मैंने बोला है उनमें कोई अंतर नहीं है। वो भी मर्जर के खिलाफ है, मैं भी मर्जर के खिलाफ। जी बिल्कुल। तो पर ये है कि जो होल्डिंग कंपनी जो कॉन्सेप्ट है, अभी देखिए एमआरपीएल, ओवीएल, ओएनजीसी, मैं तो इतना सालों से देखा है, इनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कल्चर नहीं है, कोई एचआर इश्यूज नहीं है। अलग अलग कंपनियां अलग अलग बोर्ड फंक्शन कर रही हैं, पर इंटीग्रेटेड है। जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनती है ओएनजीसी ग्रुप में, तो उसमें ओवीएल और एमआरपीएल भी शामिल हो जाती हैं। तो उसमें उसका जो है फायदा भी मिलता है वो इंटीग्रेशन का। पर ये जो मर्जर जो है, मैं इसके खिलाफ हूँ। और जो डीएनए वाली बात जो तनेजा जी ने कही है, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि इसको लेके, इन कंपनियों को लेके या एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी को लेके मर्जर जो है ठीक नहीं होगा। मर्जर से कंपटीशन में भी कमी आएगी, एफिशिएंसी में भी कमी आएगी। तो मैं नहीं समझता कि मर्जर ठीक होगा। होल्डिंग अगर सबसे पहली चीज है, तो अभी जैसे चल रही है, इन्हें भी एफिशिएंसी बढ़ाई जाए, ठीक है। अगर सरकार निर्णय लेना ही चाहती है इंटीग्रेशन का, उसका मॉडल होना चाहिए होल्डिंग कंपनी कॉन्सेप्ट, नॉट ए मर्जर। ठीक है शर्मा, शुक्रिया जी को समय देने के लिए। तनेजा जी, आपका भी शुक्रिया जी को समय देने के लिए। बात बिल्कुल तय है कि सरकार ने भले डीरेगुलेट तो कर दिया डीजल पेट्रोल को, लेकिन अभी भी अगर आप प्राइसिंग के तौर पर देखें ना, तो कई बार सरकारी दबाव दिख भी जाता है, भले वो चुनाव की वजह से क्यों ना हो। तो ये अगर आप सारी कंपनीज को मर्ज कर देंगे जिनके डीएनए अलग अलग हैं, या फिर इनको इंटीग्रेट भी कर देंगे, तो कैसे परफॉर्म करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुमित के पास एक और खबर भी है, वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को लेकर, जिसका ओएफएस है। सुमित, इसकी क्या डिटेल है और कैसे रिटेलर को फायदा होगा? शुक्रिया डिम्पी। देखिए, जो खबर है बीईएल में वो ये कि आज का ओएफएस है, और आज से 2 दिन के लिए ओएफएस शुरू होने जा रहा है। ओएफएस में आज जो संस्थागत निवेशक हैं उनको हिस्सेदारी बेची जाएगी। करीब 5% हिस्सेदारी बेची जा रही है। 1600 करोड़ रुपए के आसपास सरकार इसमें जुटाएगी। 1498 रुपये जो कि मौजूदा भाव से करीब 4% के आसपास डिस्काउंट पर है, उस भाव पर इसका फ्लोर प्राइस तय किया गया है। आपको ये बता दें कि गवर्नमेंट ने कल जो है वो रिटेल के लिए ये जो ओएफएस है वो खुलेगा। आज इसका इंस्टीट्यूशन वाला पार्ट खुलेगा। रफली 74% के आसपास गवर्नमेंट का स्टेक है इसके अंदर, और गवर्नमेंट इसमें पहली बार जो है वो ओएफएस लाने जा रही है। 2017 का ये दूसरा ओएफएस है। इससे पहले एमओएल में भी ओएफएस आ चुका है, करीब 430 करोड़ पर सरकार ने उससे भी जुटाए हैं। एक अहम चीज़ ये भी है कि सरकार ने अपना जो विनिवेश लक्ष्य रखा था वो ऑलमोस्ट अचीव करने वाली है। करीब 31,000 करोड़ रुपए इस वित्तीय वर्ष में अब तक जुटा चुकी है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, जो गवर्नमेंट इस लेवल पर पहुंच चुकी है। लेकिन हाँ, अगले साल के लिए एक बहुत एग्रेसिव विनिवेश लक्ष्य भी है, तो देखना होगा वो कैसे अचीव करती है गवर्नमेंट इस तरह के विनिवेश के साथ। जी, तो बीईएल डेफिनेटली फोकस में रहेगा, और एम्बिट ने इस ओएफएस में सब्सक्राइब करने की भी सलाह दी है। उनका मानना है कि डिफेंस स्पेस में एक अच्छी कंपनी है, ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है, तो देखना चाहिए। फटाफट से इनफैक्ट सिद्धार्थ सिदानी हमारे साथ मौजूद है, उनसे कोई कमेंट ले लेते हैं दोनों स्टॉक्स पर। सिद्धार्थ, एक तो बीईएल, आप क्या इस ओएफएस में जब कल ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ओपन होगा तो सब्सक्राइब करने की सलाह देंगे या फिर नहीं? और दूसरा, अभी ओएनजीसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल तीनों के बारे में आपने खबर सुनी भी, आपके कॉमेंट्स क्या हैं? गुड मॉर्निंग। देखिए, अगर बीईएल के संदर्भ में जो ओएफएस है, हम मानते हैं कि ये बहुत ही वेलकम मूव है और इस पे सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए। इस पे हमारी कवरेज भी थी और टारगेट प्राइस भी अचीव हो चुका है। तो हम मानते हैं कि अगर डिफेंस स्पेस में कोई एक प्योर डिफेंस प्ले हो, वो भारत इलेक्ट्रॉनिक है। तो ये डेफिनेटली एक पोर्टफोलियो में रखने, इन्वेस्टमेंट करने जैसी, निवेश करने जैसी चीज़ है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेटली एक अच्छा शेयर बनता है आपके पोर्टफोलियो में रखने के लिए। साथ ही साथ आपने जो बात की ओएनजीसी और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के मर्जर की, एचपी और बीपी की, तो हम मानते हैं कि ये एक मूव किस हिसाब से इसका एक अरेंजमेंट होता है वो देखना ज़रूरी है। बट हम मानते हैं कि ओएनजीसी जो एक डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम कंपनी है और ये दोनों एक डाउनस्ट्रीम कंपनी है प्रीडोमिनेंटली, इसका मर्जर किस हिसाब से होना चाहिए, सिनर्जीज किस हिसाब से वर्कआउट होगी, ये थोड़ा मुश्किल लगता है समझना। साथ ही साथ हमें ये देखना चाहिए भारत में कि हमारे इन्वेंट्री लेवल्स का स्टोरेज, क्रूड का इन्वेंट्री का स्टोरेज कितना है। हमारे पास हार्डली 1 हफ्ते का इन्वेंट्री का स्टोरेज है, उसको बढ़ाने की बात होनी चाहिए रादर देन दीज ऑयल जायंट्स को मर्ज करने की।
बिल्कुल। इस बीच सुमित के पास एक और खबर भी है, सुमित बताएं वो न्यूज़ क्या है। ये भी एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। इंटरेस्टिंग न्यूज़ इस तरह से, एक कंपनी है ग्लोबल एजुकेशन, ये एसएमई प्लेटफॉर्म पे अपना आईपीओ लेकर आई है। ये करीब करीब इस आईपीओ के जरिए 10-10.5 करोड़ रुपए कंपनी को जुटाने की योजना थी। कल इसका सब्सक्रिप्शन बंद हुआ और हैरतमंद चीज़ ये है कि 10 करोड़ के सब्सक्रिप्शन के बदले में कंपनी को 82 गुना सब्सक्रिप्शन मिला और कंपनी ने इसके जरिए जुटाए करीब करीब 843 करोड़ रुपए, यानी कि जहां कंपनी 10 करोड़ रुपए मांगने आई थी आईपीओ के जरिए, वहां उसे 850 करोड़ रुपए मिले हैं किसी भी एसएमई के लिए। अब तक का सबसे बड़ा सब्सक्रिप्शन है ये। और कंपनी जो है वो अहम चीज़ ये, कंपनी ग्लोबल एजुकेशन के कारोबार के अंदर है, आईटी से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, रादर स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग जैसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो कंपनी के पास हैं, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया और आईटी प्लेटफॉर्म जैसे कुछ कामकाज जो है वो कंपनी करती है। तो करीब 10 करोड़ रुपए जुटाने के लिए इस कंपनी का आईपीओ खुला था। कल ये आईपीओ बंद हुआ और 850 करोड़ रुपए के साथ इसने एंड अप किया। ठीक है, ये भारत का वो शेयर है जो कि रिफ्लेक्शन दिखा रहा है। अब आपको स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर भी ओवर सब्सक्रिप्शन अगर आईपीओ के अंदर दिख जाए, यूजुअली इसके बारे में चर्चा नहीं होती है। कई लोगों को तो ये पता भी नहीं होगा कि एसएमई के अंदर जो कंपनीज हैं वो सिलसिलेवार तरीके से अब काफ़ी तेज़ी से बढ़ी हैं। पिछले 2 से 2.5 साल में जब से एक्सचेंजेस में ये लिस्ट होने लगा, एक अलग से सेगमेंट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो कि एसएमई को ही डील करता है। इसी तरह से एनएससी का भी अपना एक सेगमेंट है। तो यहाँ पे इस तरह के अगर कंपनीज इस तरह के सब्सक्रिप्शन के आंकड़े लेके आ रही है, इसका मतलब ये है कि लिक्विडिटी काफ़ी बेहतर है, काफ़ी कामकाज हो रहा है यहाँ पे। सुमित बगड़िया अभी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, आज के पैटर्न को देखते हुए आज के पसंदीदा शेयर किस में ट्रेड करें, पैसा बनेगा? गुड मॉर्निंग टिम्पी। अब देखिए मार्केट्स के अंदर अभी इमीडिएटली तेजी का ही माहौल बना हुआ है, तो इमीडिएटली मार्केट्स में ऐसा लगता है कि कुछ दिनों में और अच्छे मूव हमको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एशियन पेंट्स ने कल अच्छा मूव दिखाया, ऐसा लगता है एशियन पेंट्स में यहाँ से और ऊपर क्या मूव देखने को मिल सकता है। 1020 1030 इमीडिएट टारगेट्स फॉर एशियन पेंट्स, बाय कीजिए 975 के स्टॉप लॉस से। दूसरा स्टॉक एक्सिस बैंक, तेजी लग रही है, 490 के स्टॉप लॉस से बाय करना है। 520 530 तक के लेवल्स हमको 2-3 दिनों में देखने को मिल सकते हैं जी। तो एक्सिस बैंक राकेश ने भी बाय कॉल दी है और सुमित ने भी बाय कॉल दी है, खरीदारी कर सकते हैं। कल भी दिन के ऊपरी स्तरों पर ये स्टॉक बंद हुआ था। ये एक एचओवी सर्विसेज पर राकेश आपकी राय क्या है? 2 दिनों में विद वॉल्यूम्स चला है ये स्टॉक और आज खबर भी है, बोर्ड बैठक है आज कंपनी की जिसमें सब्सिडी में निवेश को लेकर डिसीजन लिया जा सकता है, लेकिन टेक्निकली आपको कैसा लग रहा है ये स्टॉक? टेक्निकली दिवाली काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्ट्रक्चर है। इनफैक्ट कल के सत्र में स्टॉक में एक बड़ा ब्रेकआउट 162 के ऊपर देखने को मिला है और इस ब्रेकआउट के लक्ष्य लगभग 182 के बैठते हैं। इन स्तरों पर या करेक्शन पर स्टॉक को बाय करके चलना चाहिए। ठीक है।